अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हीर है और आज की हमारी कहानी एक पुरस्कार बंगले की हॉरर कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। इस तरह हर वीडियो आपके लिए बआसानी पेश की जाएगी। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू कर की एक ड्रावनी कहानी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। हाथ में मोमबत्ती पकड़े वो एक एक सीढ़ी पर पाँव रख रही थी। फर्श पर कर्द की तह जमी हुई थी। मोमबत्ती की लो होले होले टिमटिमा रही थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे की जानिब धकेल रही हो। उस लम्हे उसे फोन की घंटी भी सुनाई थी। वो अपना फोन कमरे में भूल आई थी। उसके मोबाइल की मखसूस टोन मुसलसल बजे जा रही थी, जिसकी आवाज इस खामोशी में इस कदर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर जाना चाहा, मगर उसे लगा किसी अनजानी ताकत ने उसे पीछे जाने से रोक दिया हो। वो पीछे मुड़ गई तो पत्थर की बन जाएगी। उसे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधों पर सर्द हाथ रख दिया हो। उसे अब कुछ खौफ महसूस हुआ। वो वापस पलटने का इरादा कर चुकी थी। उसने पाँव पीछे की जानिब बढ़ाया जब एक यह बस्ता हवा का झोंका उसकी मोमबत्ती की लो बुझा गया। वो अब सीढ़ियों के बीचों बीच अंधेरे में खड़ी थी। फोन की घंटी अब भी मुसलसल जारी थी। अब उसे फैसला करना था कि उसे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। तो तुम्हें लगता है कि नैन्सी जीतेगी DQ का मुकाबला? उसने पेन नीचे रखा। वो अब संजीदा थी। ऑफ कोर्स वही जीतेगी। तुम्हें पता है ना उसने क्या सेलेक्ट किया है? अरीब ने पुरयकीन अंदाज। तो वो बेमजा हुई। वटेवर, तुम्हें तो नैन्सी के अलावा कोई डेयरिंग ही नहीं लगता ना। उसने अपनी हिरनी जैसी आंखें उस पर जमा कर कहा, नो डियर, तुम भी डेयरिंग हो। अरीब उसका दिल रख रहा था। तुम्हें पता है मैंने क्या सिलेक्ट किया है? उसने पुरस्कार अंदाज में अरीब से कहा तो अरीब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोलने वाली है, लेकिन उसकी बात ने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ा दी थी। चारों तरफ अंधेरा था और इस अंधेरे में बस एक जानिब रोशनी थी, जहाँ तरफ में एक लाश लटकी हुई थी। उसके जिस्म से ताज़ा खून खुश घास पर गिर रहा था। उसके गिर्द सफ़ेद हड्डियों वाले ढांचे रक्स कर रहे थे। हवा में राखे राखे यानी इंतकाम इंतकाम की आवाज़ें गूंज रही थी। तो बच्चों, हमारी नानी ने बताया था कि उस बच्चे को सच्चे ख्वाब आते थे। वो बच्चा पहले से बता दिया करता था चीज़ें, और कुछ गैर मर्ई चीज़ें भी उसको दिखाई देती थीं। नानी ने स्वेटर बुनते बड़ा ही तजस्सुस फैलाया। सबकी नजरें नानी पर थीं, मगर जैसी को तो कौन समझाता। अरे नानी, बस भी करें आप। आपकी नानी भी ना बस आपकी तरह की ही कहानियां सुनाती होंगी। इतने पुराने जमाने में लोगों को कुछ काम नहीं होता था, सिर्फ बैठकर ख्याली बातें बनाते रहते थे। जैसी कहाँ सुनने वाली थी। जा जैसी, मैं नहीं सुनाती अब कहानी। नानी ने नाराज होकर मुंह परे कर लिया तो चलगोसे खाती जैसी को जरा परवाह न हुई, मगर उसके दोनों छोटे भाइयों ने मुंह बना लिया। अरे नानी, ये क्या बात हुई? हालांकि ये कहानी कोई 2000 दफा नानी सुना चुकी थी, मगर क्या है ना नानी कि आपकी जुबानी सुनकर ऐसा लगता है कि असली किरदार आगे पीछे फिर रहे हैं, जिन्हें जैसी फौरन चुटकी काट लेती है और वो नाराज होकर कोनों खुदरों में छुप जाते हैं। कहानी सुना देना नानी, जैसी को छोड़े, ये तो है ही ऐसी। वो दोनों बच्चे अब नानी की मिन्नतें कर रहे थे, मगर जैसी भी कहाँ कम थी, उठकर तो उसने भी नहीं जाना था। अब खबरदार जैसी, जो तुमने नानी को टोका, ये चरबूजे छीन लेंगे हम तुमसे। फरहान को यही धमकी बेहतर लगी। अच्छा, अब नहीं बोलूंगी, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। आखिरकार नानी मान गई और दोबारा से कहानी सुनाने लगी। शाम का वक्त था। सारे बच्चे उस वक्त सड़क पर साइकिल चला रहे थे। ये जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा था। जब वो लड़का भागता हुआ उसकी साइकिल के पास आया, उसके आने का खौफ इतना ज्यादा था कि साइकिलाता गोरा चिट्टा लड़का साइकिल से ही गिर गया। वैसे तो उसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थीं, मगर उसकी सबसे खौफनाक चीज उसकी एक आंख थी। बचपन में कोई नोकीली चीज उसकी दाईं आंख में खुप गई थी, जिसकी वजह से उसकी बीनाई जाया हो गई थी। वो तेजी से उस बच्चे की जानिब आया और हाथ बढ़ाकर नीचे गिरते हुए उस लड़के को उठाया। सुनो, यहाँ से तुम सीधे घर जाना, रुकना मत। उसने सरगोशी की,
मगर उसकी आवाज में एक रोक और धमकी थी। वो काना लड़का जर्मन जबान में बोलकर गया था। हालांकि वो खुद बर्तानिया से था और तमाम लोगों में ये बात मशहूर थी कि इसे जर्मन नहीं आती। वो गोरा चिट्टा जर्मन लड़का साइकिल दौड़ाता घर की जानिब निकल गया। वो तेज तेज साइकिल के पैडल मार रहा था। उसका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। उस काने लड़के के खौफ ने उसे इतना डरा दिया था कि उसे अपने घर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस अगली गली में ही उसका घर था। उसने सुख का सांस लिया, लेकिन एकदम से साइकिल के नीचे पत्थर आ गया और वो लुढ़क कर सड़क पर जा गिरा। दूसरी जानिब से दो हाथ बढ़े। उसने सर उठाया। अंकल माइकल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए दुकान की तरफ आ गए। उनकी छोटी सी एक दुकान थी जिसे वो शाम ढले ही बंद कर देते थे। अंकल माइकल, मुझे घर जाना है, वो जर्मन लड़का बोला। हालांकि वो जानता था कि अंकल माइकल, जो कि अकेले रहते हैं, उसे यकीनन हमेशा की तरह टॉफियां देंगे। अरे बेटा, तुम्हारे सर से खून बह रहा है, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। साइकिल की चेन भी टूट चुकी है ना, इसलिए ज्यादा मेहनत का फायदा नहीं। अंकल माइकल उस जर्मन लड़के को हाथ पकड़कर दुकान के अंदर तक लाए और उसका शटर गिरा दिया। जैसी कह दो ये झूठ है, वो दांत निकालने लगा। उसे समझ न आया कि क्या कहे। अरे नहीं अरीब, ये बिल्कुल सच है। जैसी डियर, ऐसा मजाक जिसमें जान चली जाए अच्छा नहीं होता। अरीब तो वाकई डर। किसकी जान जा रही है? तुम्हारी ना? अपने बालों को झटका देती जैसी बोली। मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसी बात नहीं, मगर जैसी मैं ना इस वीक। हाँ हाँ बोलो, असाइनमेंट है, दोस्त है, डिनर है, कोई भी बहाना बना दो, मगर मैं जा रही हूँ। जैसी मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज डोंट डू दिस। अरीब अब मिन्नत कर रहा था, मगर जैसी भी अपने नाम की एक थी। चलो मर भी गई तो लाश उठाने तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसी हंसती, यानी तुम भी मुझे अपने साथ मरवाओगी? चला जाऊंगा तुम्हारे साथ, मगर अंदर नहीं जाऊंगा। अरीब राजी हो गया, जस्ट लाइक अ गुड बॉय। और अरीब का आने वाले वक्त के बारे में सोचकर ही रूह कांप गई। वो वापस कमरे में आई। उसे पता था कि ये किसकी कॉल होगी, मगर मोबाइल उठाते ही उसे हैरत का झटका लगा। मोबाइल पे तो किसी की कॉल नहीं थी, बल्कि मोबाइल पे तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। ऐसे कैसे? उसने तो अपनी आवाज में गाने की टोन लगाई हुई थी। किसी और फोन के बजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ सोना चाहिए। उसने अपना तकिया उठाकर बिस्तर झाड़ा। बिस्तर झाड़ते ही एक छोटा सा सांप उछलकर दूर जा गिरा। उसने अपनी चीख हालत में रोकी। उसे पता था कि उसके चीखते ही कितने लोग जमा हो जाएंगे। इस भूत बंगले में किसी भी चीज का इंतजाम नहीं था। उसका बिस्तर और जरूरत का कुछ सामान वो अपने साथ ही लाई थी। वो बिस्तर पर लेटी थी कि तेज ठक की आवाज के साथ वो बड़ा सा शीशा किरची किरची हो गया। उसने गर्दन मोड़ कर बाईं जानिब देखा। दीवार की शीशे में लाखों दरारें पड़ चुकी थी। उसे लगा एक साया सा लहराया है, मगर अब कमरा बेतहाशा धुंध से भर गया था। उसके सामने तमाम मंजर धुंधला गया। उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसने आसपास नजरें दौड़ाई। लग रहा था कोई बहुत पुराना, बहुत कठिन स्टोर है जो कार कबाड़ से भरा हुआ है। उसने हाथ पांव मारे, मगर वो बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। एकदम उसकी नजर उसके पांव के करीब पड़ी। एक सफेद सी चीज पड़ी थी। गोल और सफेद चीज में 3 गड्ढे थे। उसने पांव मारा तो वो पूरी घूम गई। उसका सांस बंद हो गया था। वो एक खोपड़ी थी, सफेद इंसानी खोपड़ी। उसे लगा खोपड़ी की आंखें उसे देख रही है। नाम तो उसका यास्मीन था और वो पैदा भी जर्मनी में हुई थी। उसके नाना ने पाकिस्तान से जर्मनी आकर एक जर्मन औरत से शादी कर ली थी। नानी को अंग्रेजी तो आती ही थी, मगर नाना के साथ रहकर वो उर्दू भी सीख गई। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। नाना की वफात के बाद दोनों बेटे पाकिस्तान चले गए थे और वहां ही शादी कर ली थी, लेकिन बेटी की शादी उन्होंने एक जर्मन निजात पाकिस्तानी से की थी। सूबिया के 3 बच्चे थे, यास्मीन, फरहान, नुमान। यास्मीन को सारे ही जैस्मीन कहते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसी के नाम से मशहूर हो गई थी। जैसी पुकारना ज्यादा आसान था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। यूं तो उसके बहुत थे, मगर अरीब हमेशा से ही उसका अच्छा साथी रहा था। शायद बाहर के मुल्कों में हम जबान होना ही एक बहुत बड़ी खासियत है, जो बाकी हर फर्क मिटा देती है। वो भी पाकिस्तानी था और वो इधर पढ़ने के लिए आया था।
यूनिवर्सिटी में अक्सर मुकाबले होते रहते थे, मगर एक मुकाबला सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था जो हर साल मुनक्किद किया जाता था। DQ का मुकाबला यानी डेयरिंग क्वीन, जिसका मकसद कोई ऐसी लड़की सेलेक्ट करना था जो खतरात का मुकाबला करना जानती हो और बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर सकती हो। उनकी यूनिवर्सिटी में ये बात मशहूर थी कि सिनफ़े नाजुक बहुत बुज़दिल और कमज़ोर होती है। इस ख्याल को गलत साबित करने के लिए ही यूनिवर्सिटी ने इस DQ यानी डेयरिंग क्वीन के मुकाबले का इनेकाद किया था। इस मुकाबले का मकसद सिर्फ लड़कियों से बुज़दिली ख़त्म करना था। हर साल इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाली बताती थी कि वो क्या करने वाली हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। काम ऐसा होना चाहिए जो आप खुद मुकम्मल करें, कोई दूसरा आपकी मदद ना करे। किसी ने पहाड़ पर चढ़ना सिलेक्ट किया था, किसी ने बर्फ पे सोना, किसी ने एक रात सम रहने का अहद किया। अलबत्ता नैन्सी ने 1000 फुट की ऊंचाई से हाथ छोड़कर रस्सी पर चलने का डेयर चूज किया था। अरीब को लगता था कि नैन्सी जीत जाएंगी, मगर जैसी को बहुत बुरा लगा था। वो रहनी थी और मेरूज़ ने अब तो अपना टास्क भी सिलेक्ट कर लिया था, जिसे सुनकर अरीब को तारे नजर आने लगे थे। 2 रातें कस्बे के मशहूर हॉन्टेड हाउस भूत बंगले में गुजारना। उसका हुलिया ऐसा था कि हर कोई उससे दूर भागता था। उसकी वजह शोहरत उसका एक आंख से काना होना था। उसकी माँ ने कई बार उसको स्कूल में दाखिल करवाया था, मगर वो हर बार निकाला जाता। वजह उसका अजीब और पुरअसरार रवैया था। उसकी आंख ज़ाया होने की वजह से अक्सर वो उसे एक कपड़े से ढके रखता था, मगर जब कोई बच्चा उसे तंग करता तो वो कपड़ा हटाकर उस बच्चे को डरा देता। लंबे लंबे बालों वाले उस खौफनाक शक्ल के लड़के का नाम पीटर था, जिसके दांत नोकीले थे और चेहरा स्याह था। स्कूल में कई बार उसे दौरे पड़ने लगते थे। उसका जिस्म हिलता और एकदम बेहोश हो जाता। उसे सच्चे ख्वाब नजर आते थे। पहले ही बच्चे उससे डरते थे, मगर इस हकीकत के बाद वो उन्हें कोई खलाई मखलूक लगने लगा था। एक बार पीटर ने जिम का हाथ थामकर उसे कहा था कि अपने बाप का साथ मत देना। वो हैरान हुआ था। उसी रात उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी। वो दोनों उससे पूछ रहे थे कि वो किसके साथ जाएगा, तो जिम को पीटर की बात याद आई कि अपने बाप का साथ मत देना, तो वो माँ की टांगों से लिपट गया, जबकि दूसरा भाई बाप के साथ चला गया। अगले दिन रेल की पटरी से उसके बाप और भाई की मस्कशुदा लाश मिली थी। जिम ने सबको ये बात बता दी थी। जिम को इस बात का दुख था कि उसके बाप ने उसके मासूम भाई को भी मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर पीटर उसे खबरदार करता तो शायद वो उसे भी बचा ले, मगर जो होना था वो तो होकर ही रहता है। एक बार पीटर भागता हुआ आया और टीचर का हाथ पकड़कर उसको जोर से अपनी जानिब खींचा कि वो कई फुट दूर जा गिरे। टीचर ने उठकर पीटर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि छत पर मौजूद पंखा धड़ाम से नीचे गिर गया। ये उस जगह गिरा था जहां टीचर पहले खड़ा पढ़ा रहा था। इस वाक्य से पहले कई वालिदैन ने पीटर को स्कूल से निकालने की शिकायत की थी, मगर टीचर को बचाने वाले वाक्य से अचानक लोगों के दिलों में पीटर के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। अगर वो बदसूरत और काना था तो उसमें उसका क्या कसूर था? उसके ख्वाब ने उस्ताद की जान बचा ली थी। टीचर ने कांपते हुए उस पंखे का जो अब बड़ी सी मेज के अंदर धंस गया था। टीचर ने शर्मिंदगी से पीटर को गले लगा लिया। तुम सब बहादुर हो, तुम सब बदला लोगे, अपना बदला। तुम्हारा कातिल जिंदा है, तुम बदला लोगे। बोलो बोलो, हम एक हैं। कानी आंख वाले बदसूरत शक्ल के लड़के ने फिजा में हाथ फैलाकर उन सबको हदायत की थी। उसकी आवाज में हुक्म था, रूप था। टूटे सर, टूटे हाथ, टूटे पांव वाले कई ढांचे फिजा में हरकत करने लगे थे। हम एक हैं और हम बदला लेंगे। वो जर्मन जबान में यक जबान होकर बोल रहे थे। फिर वो सब हंसने लगे और उनके कहकहों की आवाजें आसमानों से बातें करने लगी। जैसी तुम ये मत करो, छोड़ दो उसकी जान। मुझे पता है अंकल आंटी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अरीब उसके पीछे पीछे फिर रहा था। चलो भाई, तुम मेरे मम्मी डैडी की फिक्र ना करो, पहले मुझसे नाराज होंगे फिर तुमसे। वो बाहर आ गई। गाड़ी में जेनिफर, टॉम और स्टीफन सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो सारे उसके क्लास फेलो थे और उसके इस एडवेंचर में बहुत पुरजोश थे। वो सब मिलकर इस कस्बे में जा रही थी जहाँ वो भूत बंगला मौजूद था। उनकी यूनिवर्सिटी से उसका फासला तकरीबन 6-7 घंटे का था। कई 100 साल पुराना भूत बंगला, जिसमें से तकरीबन 10 लोगों की लाशें निकल चुकी थी। वो अब भी इतना ही खौफनाक था कि कोई उसके पास ना जाता।
जैसी तो नानी की कहानियां सुन सुनकर सरफिरी हो चुकी थी। वो साबित करना चाहती थी कि नानी की नानी ने फजूल कहानियां सुना रखी है। ना तो उधर कोई बच्चा मरा था और ना ही कोई भूत उधर है। वो घर पे बता चुके थे कि वो 4 दिन के लिए पिकनिक के लिए जा रहे हैं। जर्मनी में ही रहने की वजह से उसके माँ बाप दोनों ही बहुत आज़ाद ख्याल थे। लड़कों से दोस्ती, लड़कों के साथ पढ़ाई आम सी बात थी। अलबत्ता अजीब से दोस्ती की वजह से वो हमेशा ही उसको छूट देते थे। वो ना सिर्फ उसका हमवतन हम जुबान था, बल्कि वो एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा जैसी के साथ साथ रहता था। जैसी की मम्मी डैड से राब्ते में रहते थे। वो जानते थे ये शरीफ बच्चा उनकी बेटी का हर जगह साथ देगा। वो उसे मुस्तकबिल में भी अपने दामाद की हैसियत से देखते थे और दोनों खानदानों के बीच रस्मी बातचीत भी हो चुकी थी। मगर अब ये शरीफ बच्चा उनकी बेटी जैसी की अनोखी फरमाइश में फंस कर रह गया था। अगर उसका साथ ना देता तो उसने मंगनी तोड़ने, चूँकि अभी तक हुई भी नहीं थी, धमकी दे दी थी। और अगर साथ देता तो पूरी 2 रातें उस बंगले के आगे गुजारनी थी जहां उसके तीनों दोस्त कैमरा लेकर सेटअप कर रहे थे। इधर कुआं उधर खाई, तो उसने कुएं में छलांग मार दी थी। जे साथ मरता तो कम से कम उसके घर वाले उसे बुज़दिल ना समझते, क्योंकि जैसी ने तो ठान ही ली थी। सो उसे अब जैसी की फरमाइश पूरी करना ही थी। कमरे से धुंध छटी तो दिन की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। क्या सुबह हो गई? जैसी को हैरत हुई। सर बोझल था, भारी भारी आंखें। रात कट गई, उसे समझ ही ना आई। उसने सर उठाकर आसपास देखा। उसे ऊपर की जानिब से कुछ आवाजें आ रही थी। वो कल रात ही तो इधर आई थी, तभी वो इस आवाज के पीछे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी। उसे सब आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा। उसने अपना बैग घसीटा और पानी की बोतल निकाल कर मुंह हाथ धोए। अब वो बिस्किट निकाल कर खाने लगी। उसकी नजर शीशे पर पड़ी जो कल लाखों किरचियों में तकसीम हो चुका था, मगर अब उसकी जगह एक सादा शीशा था जिस पर जा बजा तस्वीरें लगी हुई थी, बच्चों की तस्वीरें। वो उठकर करीब आई। शीशे पर बड़ा बड़ा खून से लिखा था, इंतकाम। आधी बहुत से बच्चों की तस्वीरें भी थी। कोई खेलता हुआ बच्चा, कोई पार्क में, कोई स्कूल में, कोई अपने बाप के साथ। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी। उसने करीब जाकर देखा, 1854। किसी तस्वीर पर उसे सन भी लिखा दिखाई दिया था। उस वक्त की तस्वीर यहाँ इस वक्त। क्या नानी बातें ठीक कह रही थी? उसने एक नजर अपनी घड़ी पर डाली। उसकी घड़ी का वक्त रुका हुआ था। शायद सेल खत्म हो गए थे। उस पर 8:30 बज रहे थे, यानी जब वो रात इस घर में दाखिल हुई थी। रात के 8:30 बजे थे। उसने बिस्तर पर से अपना मोबाइल उठाया। सिग्नल अभी मौजूद। उसने खिड़की की जानिब नजरें उठाई। एक छोटा सा ड्रोन कैमरा खिड़की पर मौजूद था। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अरीब के अलावा सब ने रात उसके साथ रहने की ऑफर की थी, मगर वो बसीद थी कि नहीं, बस मैं अकेले ही करूंगी। तभी वो अपना ड्रोन कैमरा साथ ले आए थे ताकि अंदर के हाल पता चला सके, और अगर जैसी को कोई मसला हो तो किसी भी मुश्किल में वो सब बाहर उसकी मदद को तैयार बैठे थे। इस 2 मंजिला भूत बंगले के बाहर कैमरा सेटअप करके वो कैंप लगाए मौजूद थे। जैसी कैमरे में वीडियो बनवा कर अंदर चली गई थी ताकि DQ के मुकाबले में सबूत के तौर पर वो वीडियो पिजा सके, और बाकी वो ड्रोन कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अब वो दोबारा सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी थी। आगे सब अंधेरा था। बस सीढ़ियों के ऊपर एक बल्ब चल रहा था जो चल बूझ कर रहा था। उसे किसने जलाया था और कब? इस भूत बंगले में तो बिजली ही नहीं। वो मजीद उलझ गई थी, लेकिन फिर भी वो खामोशी से सीढ़ियां चढ़ती चली गई। उसने अपने काले बदसूरत हाथ से दरवाजे को खोला तो चरचराहट के साथ वो खुलता चला गया। वीरान सुनसान लॉन में एक झूला लगा हुआ था जो उसके अंदर दाखिल होते ही हिलने लगा, जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। वो जानता था कि वो नहीं बचे। वो जानता था कि वो जान की बाजी खेल रहा है, फिर भी उसे अपने बाद आने वालों को बचाना था। उसे कुर्बानी देनी ही थी, वरना उसकी जिंदगी का क्या फायदा। पीटर चुपचाप आगे बढ़ता गया। उसे लगा कई छोटे छोटे ठंडे ठंडे हाथ उसका रास्ता रोक रहे हैं, मगर वो नहीं रुका। क्यों रुकता? कब अंकल माइकल ये खेल खेलेंगे? कब तक उनका कारोबार चलेगा? आखिर कब तक? उसने हाथ में बड़ा सा लोहे का सरिया उठाया हुआ था। पीटर सीढ़ियां चढ़ता गया। दरवाजा खोलते ही कई चीखें सुनाई थी। वो 2 बच्चों की थीं जिन पर 3-3 मर्द चिमटे हुए थे। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसके का सरिया घुमाकर उन मर्दों को मारा था, मगर बाकी के 3 मर्दों ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। वो तो अकेला ही इस आग में कूद गया था। एक ने सरिया हाथ से छीन लिया था, दूसरे ने उसे पकड़ा, जबकि तीसरा और चौथा उसे रस्सियों से बांधने लगा।
बेवकूफ, 5वें शब्द सहलाते उसके मुंह पर थूका। अरे ये तो खुद ही इधर आ गया। वो सब हंसने लगे। जख्मी बच्चों ने एक नजर उसे देखा था। वो कूड़ा चिट्टा साइकिल वाला लड़का जोसेफ उसे देखकर दुखी हुआ। वो जानता था कि पीटर उसे बचाने आया है। बदसूरत कानी आंख वाला पीटर वाकई बहुत अजीम, काश कोई जान सकता। जैसी ऊपर सीढ़ियां चढ़ती गई थी, सामने दरवाजा था। उसने आहिस्ता से दरवाजे के पोसीदा हैंडल पर हाथ रखा। दरवाजे के किनारे से खून टपक रहा था, ताज़ा खून। उसने नजर घुमा कर देखा था, ड्रोन कैमरा अभी भी सामने वाली खिड़की पर मौजूद था। इस लड़की को चैन नहीं है, मरवाएगी ये। अरीब ने कैमरे में देखकर अपना सर पीट लिया था। रात भी वो तजस्सुस के मारे इस तरफ आ गई थी, मगर वापस पलट आई थी। आज सुबह होते ही फिर चल निकली थी। ये दूर है, कैमरा पीछे लेकर जाओ, देखो उस कमरे में खिड़की है भी कि नहीं जिस जैसी गई है। अरीब स्टीफन को हदायत दे रहा था जो ड्रोन उड़ा रहा था। दरवाजा खुलता गया था। एक नागवार बू का भपका उसके नथनों से टकराया। उसने शर्ट के ऊपर पहना मफलर उठाकर नाक पर रख लिया। शदीद गंदी बू उठ रही थी। वो जानती थी ये बदबू कैसे, सड़े हुए खून की बू। ये कमरा एक स्टोर रूम की तरह था, कार कबाड़ से भरा हुआ कमरा। कमरे में जा बचा खून के थप्पे थे, टूटी फूटी हड्डियां थी। एकदम आंधी उठी, उसकी आंखों में रेत चली गई। उसने हाथ आंखों पे रख लिए। आंखें मलते मलते उसने तो दिल की धड़कन रुक गई। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। उसका रंग उड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, ठंडे पसीने बह निकले थे। उसके सामने से ढांचे चले आ रहे थे, 10-12 ढांचे, जिसमें सबसे आगे वाले की एक आंख पर पट्टी बंधी थी, काली पट्टी। यानी वो ढांचा एक आंख सा था। अब उसकी बहादुरी दम तोड़ चुकी थी। जैसी चीख मारती हुई तोड़ती हुई नीचे उतरी। उसकी फलक शगाफ चीखें सुनकर वो चारों लड़के तेजी से बाहर का दरवाजा अबूर कर गए। वो चीखती हुई अरीब से टकराई और उसके हाथों में बेहोश हो गई। जैसी की आंख खुली तो वह अस्परी बेड पर थी। कैसी है मिस DQ? अरीब ने सड़कर कहा था, जबकि मम्मी डैडी उसकी तरफ भागे। वो अरीब की बहुत क्लास ले चुके थे कि अरीब ने उसके मम्मी डैडी को बताया क्यों नहीं था कि वो आखिर क्या करना चाहती थी। तभी अरीब का मूड ऑफ था, सब कुछ जहन में आने लगा आहिस्ता आहिस्ता। वो शौक था ना बहादुरी का, मुबारक हो तुम्हें। बहादुरी के किस्से सुनकर यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने मुत्तफिका तौर पर तुम्हें DQ बनाने का फैसला सुना दिया है। तुम्हें तो अस्पताल में ही DQ का अवार्ड मिल गया। अरीब का लहजा अब भी चला था। सच्ची, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जबकि मैंने तो अपनी डेयर भी पूरी नहीं की। शर्म तो नहीं आती ना? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? क्या होता अरीब? तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाती। वो खिलखिलाकर हंस। शादी के बाद तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करने दूंगा। अरीब ने जैसी पर ठोस जमाई। शादी? कौन कर रहा है तुमसे शादी? वो मजे से बोली और अरीब का दिल चाह के अपना सर पीट ले। अंकल माइकल की एक छोटी सी आंख थी, लेकिन असल में उनका कारोबार कुछ और था, बच्चों के आज़ा निकालकर बेचने का। कितने बच्चे टॉफियों की लालच में उनके पास आ जाते थे, जिन्हें वो अगवा करके उस पुराने भूत बंगले में ले आते, जिसे उनके सने भयानक मशहूर कर रखा था। वो अरसा दराज से खाली पड़ा एक मकान था। वो बच्चों को इधर लेकर आते थे क्योंकि इधर का कोई रुक न करता था। रात में जब मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती तो लोगों का पुख्ता होता गया कि ये आसेबी भूत बंगला है। वो लोग उनसे जानवरों और वैश्यों वाला सलूक करते, उनके जिस्म के हिस्से काटते। दूसरे शहरों से भी बच्चे इधर लाकर ज्यादती का निशाना बनाए जाते थे और फिर उनके आज़ाए दामों फरोख्त किए जाते। वो 10-12 लोगों का गैंग था। पीटर को ये बात कई अरसे से ख्वाबों में दिखाई दे रही थी। उस गोरे चिट्टे बच्चे जिसका नाम जोसेफ था, उसके अगवा के बाद वो खुद ही उसको बचाने आ गया। हालांकि वो जानता था कि वापस जिंदा नहीं जाएगा। उन लोगों ने उसे भी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था और बाकी दूसरे बच्चों की तरह उसकी लाश भी गलने सड़ने के लिए उसी स्टोर रूम में डाल दी गई थी। जोसेफ को स्टोर रूम में डाला गया था तब भी उधर उसे खोपड़ी दिखाई दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था। लेकिन तमाम बच्चों को मारकर उसी कमरे में डाल दिया जाता था। पीटर के मरते ही उसकी रूह ने सब रूह इकट्ठा कर लिया था। न जाने उसके पास कैसी गैर मामूली ताकतें थीं कि वो मर कर भी अमर हो गया था। उसने सब ढांचों को हदायत दी कि वो अपने कत्ल का बदला ले और वो तमाम लोग जो इस जुर्म में शरीक हैं रेफरे किरदार तक पहुंच जाए। वो तमाम बच्चों के ढांचे एक एक करके इस गैंग के लोगों को ख़त्म करने लगे। तभी एक के बाद एक 10 लोगों की लाशें मुख्तलिफ औकात में उस भूत बंगले के लोहरफ्तों पर लटकी पाई गई थी।
लोगों ने उधर का रुख करना बिल्कुल छोड़ दिया था, मगर जैसी को तो अपनी बहादुरी साबित करनी थी। मगर इसका एक फायदा ये हुआ कि पुलिस और मीडिया की टीम ने कई साल बाद उस भूत बंगले में कदम रखा जहां जाने की किसी ने जुर्रत नहीं की थी। उस घर से बच्चों की हड्डियां जमा करके उन्हें बाकायदा उनके मजहबी रसूमात के बाद दफन किया गया था, बल्कि रात उस घर को सेल भी कर दिया गया था। हॉल तालियों से गूंज उठा था। कई कैमरे के फ्लैश उस पर पड़े। DQ यानी डेयरिंग क्वीन का अवार्ड तो जैसी को मिल ही गया था, लेकिन उस भूत बंगले आम की खबर खबरों की जीनत बन गई थी। अवार्ड वसूल करते ही वो सबको देखकर मुस्कुराई, जब एक कोने से एक बच्चा जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और भयानक नुक्यात निकाले उसे हाथ हिलाने लगा। एक लम्हे के लिए जैसी का रंग उड़ गया। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। जैसी ने दोबारा जब उसकी जानिब देखा तो अब वो बच्चा उसे कहीं नजर नहीं आया, मगर हाँ, वो बच्चा पीटर भी बहादुर था, निडर था। एक बार उसने हिम्मत की थी उस भूत बंगले में जाने की, और एक बार जैसी ने हिम्मत की अपनी जान जोखों में डालकर उस भूत बंगले में जाने की। बरसों से फैली अधूरी कहानी मुकम्मल हो गई थी। वो बच्चा जो उस घर में जाने के बाद कभी नहीं दिखा था, और लोग नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ। आज सालों बाद अखबारों ने की शय सुर्खियां छापी थी। जैसी, देखो तुम्हारा पार्सल आया है। उसकी मम्मी ने एक डब्बा थमाया। वो अभी यूनिवर्सिटी से आई थी। कौन देख कर क्या है? वो हैरान हुई। पता नहीं, जिप पर रखा था और तुम्हारा नाम लिखा है। सुर्ख रंग के डब्बे पर काले रंग का रिबन लगा हुआ था, जिस पे एक कागज पे जैसी का नाम लिखा था और साथ लिखा हुआ था जर्मन जबान में, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसी ने जैसे ही वो डब्बा खोला तो अंदर वही तस्वीरें थीं जो उस दिन उसने शीशे पे लगी देखी थी। उन बच्चों की तस्वीरें। उस घर की तलाशी में ये न मिल सकी थी, और इन तस्वीरों के ऊपर एक काला कपड़ा पड़ा था। उसने वो कपड़ा उठाकर देखा। उस कपड़े के साथ डोरी बंधी थी। उसे याद आया कि उसने ये कपड़ा ढांचे की आम पर देखा था, जो उन बच्चों के ढांचों के सबसे आगे था, और वो ढांचा पीटर का था, काना ढांचा। जैसी ने वो तस्वीरें पुलिस के हवाले कर दी, लेकिन वो कपड़ा आज भी उसके पास है। किसी को भी कभी कभी ख्वाबों में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और बाज़-ओ-क़ात वो लड़का पीटर भी। लेकिन अब जैसी को नानी की कहानियां झूठ नहीं लगती।